हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सिक्स्थ सेमेस्टर का, कौन सा पेपर होगा? जो सिक्स्थ सेमेस्टर का आपके सामने जो पेपर देखने को मिलने वाला है, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का आपके सामने, इंटरनेशनल रिलेशंस सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे रहे पूरी दुनिया के साथ वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, और भारत की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति कैसे रही है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो, थोड़ा डिफरेंट आपके सामने ये टॉपिक सिलेबस में एक डिफरेंट आपके सामने एक जो सब्जेक्ट है उसके रूप में इसको जोड़ा गया है। डिफरेंट टॉपिक बोल सकते हो, सब्जेक्ट तो क्या है, सब पढ़ते ही आए हो पहले से, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर अपन सारा का सारा तो आपका सिलेबस कवर करवाऊंगा कि ये सिलेबस क्या आता है इसके अंदर, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, आपका सिक्स्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होने वाला है, चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। साथ के साथ आपको टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी से देने वाला हूं ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी है वो कर सको। समझ में आ गया? तो सिलेबस, एग्जाम पैटर्न प्लस टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें आपको करवाऊंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। टारगेट दे रहा हूं 40,000 सब्सक्राइबर का, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 40,000 सब्सक्राइबर का अपना टारगेट है वो अचीव हो सके। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको इस सब्जेक्ट के फ्री में पीडीएफ और नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब सभी के सभी बच्चे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न से कि आपका जो परीक्षा होती है उसमें जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, आपका जो पेपर देने जाओगे उसमें पेपर आएगा कैसा। सबसे पहले अगर मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले जो पेपर है, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, दोनों में से आप किसी के भी विद्यार्थी हो, आपका जो पेपर है वो 120 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 120 नंबर का आपका जो पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलेगा, चाहे रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के। पहले अलग अलग देखने को मिलता था, है ना, रेगुलर वालों के लिए अलग नंबर होते थे, नॉन कॉलेज वालों के लिए पेपर भी अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सेम पेपर आएगा। क्या आता है? एकदम आपका सेम पेपर देखने को मिलेगा। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए? 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? जो आपका एग्जाम में जो बाकायदा आपका एग्जाम हॉल में पेपर आता है उसमें से 48 नंबर लाने हैं आपको, तो पास होने के लिए आपकी तो 48 नंबर की लड़ाई है, उसको आपको कवर करना है। पेपर वही आपके सामने 3 घंटे का आपको देखने को मिलता है। कितने घंटे का देखने को मिलता है? 3 घंटे का आपको पेपर पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। चलिए अब पेपर के पैटर्न की बात करें कि कैसा पेपर आपके सामने देखने को मिलता है, तो पेपर आपका 3 भाग में बटा रहता है, खंड ए, खंड ब और खंड से। समझ में आ गया? ए ब से आपके सामने 3 खंडों में आपका पूरा का पूरा पेपर है वो बटा रहता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं भाई इसको ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले बात करें अपन खंड ए की, किसकी बात करें? खंड ए की बात करें तो इसमें 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। 20 नंबर की बात करूं तो 20 नंबर कैसे बटे हुए होंगे? 20 नंबर आपके सामने बटे हुए होंगे, 10% आएंगे प्रत्येक यूनिट से। पर यूनिट से आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कुल 10% आएंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? शब्द सीमा की बात करूं तो 20 शब्दों की, 20 वर्ड्स की आपके सामने इसमें शब्द सीमा देखने को मिलती है। 20 शब्द लिखने होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या हम क्लास में बैठे बैठे शब्दों को थोड़ी गिनेंगे? नहीं, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। 20 शब्दों का अर्थ होता है सीधा सीधा आपको कितने, 3 लाइन से ज्यादा आपको सॉल्यूशन नहीं बनाना। 3 लाइन क्या है? जैसे ये कॉपी है तो इसकी 1 2 3 इतनी लाइन से आपको सॉल्यूशन नहीं बनाना है। अधिकतर प्रश्न सिद्धांत वाले आते हैं तो उसमें आपको 3 लाइन भी नहीं लिखनी होती, 3 लाइन से कम में भी आपका काम आराम से चल जाता है। समझ में आ गया? तो ये चीज जरूर से समझ लेना। काफी बच्चे ये जो आधा आधा पेज भर देते हैं कि उनको तो भरम हो रखा है कि ज्यादा पेज भरेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा भरम नहीं पालना आपको। ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर वाली कोई भी बात होती है नहीं। समझ में आ गया? तो 20% आपको करने होते हैं।
चलिए अगले वालों की बात करें, अगले वाला होता है भाग व्यय। क्या है? भाग व्यय। भाग व्यय भी आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलेगा? आपने वो 10% कर लिया, फिर आप अगला पन्ना खोलते हो तो उसमें भाग व्यय आता है, वो भी 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। समझ में आ गया? जहां पर प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन पर यूनिट। पर यूनिट का अर्थ है यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट सेकंड से एक पर्सन आएगा, यूनिट थर्ड से एक पर्सन आएगा और यूनिट फोर्थ से एक पर्सन आएगा। ऐसे 4 पर्सन आएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों यूनिट से एक एक पर्सन आएंगे। कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जैसे आपको यूनिट फर्स्ट से और अथवा में नहीं आएंगे, सीधे के सीधे 4 पर्सन आएंगे, उसमें से कोई 2 पर्सन आपको करने होते हैं। प्रत्येक पर्सन वही 10 नंबर का होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की टाइप में समझ लो आप इसको, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेट में समझ लो। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं करना होता, इसको मात्र 10 शब्दों की शब्द सीमा, 100 शब्दों की शब्द सीमा में करना होता है। 100 शब्दों का अर्थ होता है 1.5 पेज। कितना पेज भाई? 1.5 पेज। 1.5 पेज कितना होता है? आगे पीछे का एक और अगले वाला आधा पेज। आपको इतना पेज 1.5 पेज भरना होता है। अब इन प्रश्नों को करने का तरीका बताऊं आपको, तो सबसे पहले यहां पर आप क्या लिखोगे? प्रस्तावना। लिख दी प्रस्तावना, प्रश्न को करना शुरू किया, यहां से प्रस्तावना लिखी। कम से कम 5 लाइन प्रस्तावना में लिखो। कितने लाइन लिखो? 5 लाइन कम से कम प्रस्तावना में लिखो। इसके अलावा कोई इतिहासकार का कोई कथन है तो उस कथन को लिखो। कोई इतिहासकार ने अगर कोई कथन कहा है तो उस कथन को लिखो, है ना। और उस कथन को हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। समझ में आ गया? और ब्रैकेट लगाकर उसको लिख देना। लिख दिया। फिर उस प्रश्न में आपको जो पूछ रखा है उसकी एडिंग बनानी है। जैसे कि गुट निरपेक्ष नीति की विशेषताएं बताई, तो आपको लिखना है गुट निरपेक्ष नीति की प्रमुख विशेषताएं, है ना। बनाई हेडिंग और उसके कम से कम 10 पॉइंट बनाओ। कितने पॉइंट बनाओ? 10 पॉइंट बनाओ। अगर सब हेडिंग भी है उसके अंदर 2 या 3, तो उसमें कम से कम 5-5 या 3-3 4-4 5-5 पॉइंट बना सकते हो। इस तरीके से आपको प्रश्न को करना है और अंत में निष्कर्ष भी करके आना है। क्या करके आना है? अंत में निष्कर्ष भी लिखकर आना है। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है उसको करने का तरीका होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से अगर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी अगर और ज्यादा कुछ करना चाहते हो तो आप एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। आप क्या करो, एक ऐसा बीच में आपने एक मतलब थोड़ा इन्फोग्राफिक के माध्यम से समझाना चाहो माइंड मैप वाले हिसाब से, तो यहाँ पर आपने एक गोला बना दिया, वहां पर लिखा गुट निरपेक्ष नीति के आपके सामने प्रमुख विशेषताएं, और जो आपके सामने सब हेडिंग आपकी उनको आपने इस प्रकार से बता दिया। तो इससे टीचर और ज्यादा प्रभावित होता है और आपको और ज्यादा नंबर देता है। इस तरीके से भी आप प्रश्न को कर सकते हो। ये भी एक प्रश्न को करने का तरीका है। आप जितना कम लिख कर भी ज्यादा नंबर ला सकते हो, ये वो तरीके हैं जो कोई नहीं बताता आपको, मैं बता रहा हूँ ये कुछ तरीके जो आप अपना सकते हो। समझ में आ गया ना? आपको कितने शब्द सीमा यहाँ पर? 200 शब्दों की शब्द सीमा है। अगले वाले भाग की तरफ बढ़े अपन। भाग से, भाग से की बात करूं तो ये 80 अंकों का आता है। कितने अंकों का आता है? 80 अंक का आपके सामने देखने को मिलता है, जहां पर प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पर यूनिट से, पर यूनिट से एक एक पर्सन आपके सामने देखने को मिलेगा। एक बार दूसरे पेज पर जाते हैं अपन। जैसे यूनिट फर्स्ट है उसके 2 पर्सन आ गए, यूनिट सेकंड है उसके 2 पर्सन आ गए, यूनिट थर्ड के 2 पर्सन आ गए और यूनिट 4 के 2-2 पर्सन आ गए। समझ में आ गया? तो 8 पर्सन आ गए। इसमें से आपको यूनिट फर्स्ट का पहले वाला पर्सन आता था, ये कर लिया। यूनिट सेकंड का आपको दूसरे वाला पर्सन आता था, ये कर लिया। यूनिट नंबर थर्ड का आपको मान लो इसमें भी दूसरे वाला आता था, यूनिट नंबर 4 में आपको ये आता था। इस तरीके से आपको 4 पर्सन है वो करने होते हैं। समझ में आ गया? 4 पर्सन आपको अच्छे से करके आने होते हैं जो आपको बेहतर तरीके से आते हैं। इसमें से आपके सामने प्रत्येक यूनिट से एक एक पर्सन करना होता है। 20 अंक का होता है। कितने अंक का? 20 अंक का होता है और 300 शब्दों की शब्द सीमा होती है। कितने शब्दों की? 300 शब्दों की शब्द सीमा, 300 वर्ड्स की शब्द सीमा देखने को मिलती है, जिसका अर्थ होता है 2.5 पेज। कितने पेज भाई? 2.5 पेज। 2.5 पेज मतलब आगे पीछे का एक पेज, दूसरा आगे पीछे का और तीसरा आधा पेज आपको करना होता है। समझ में आ गया? अब काफी बच्चों का सवाल आता है इसके अंदर कि सर हम कितने पेज भरें, हम कितने पेज भरें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले। देखो ये प्रश्न आपको सबको पता है भाई, ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं मिलते हैं, अच्छे तरीके से प्रश्नों को करने से नंबर मिलते हैं।
तो लगभग फिर भी यूनिवर्सिटी की डिमांड है 17 से ज्यादा। अगर आप पेज भरकर आते हो तो आपको अच्छे अंक आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। कितने अच्छे अंक आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। समझ में आ गया? आपको इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर है उसको करके आना होता है। ये पूरा का पूरा पैटर्न है जिसको मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब अपन बढ़ेंगे यूनिट वाइज प्रश्नों को देखेंगे कि भाई यूनिट वाइज आपको जो सिलेबस, आपको एग्जाम पैटर्न समझा दिया, अब सिलेबस बता देता हूं आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं। यूनिट वाइज बताऊंगा एक एक सेक्शन के हिसाब से। सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट को। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें जो प्रश्न देखने को मिलते हैं वो युद्धोत्तर विकास एवं योनो। देखो, जब वर्ल्ड वार 2 होता है, WW2 होता है, वर्ल्ड वार 2 होता है, उसके बाद में कैसे पूरी दुनिया की जो सिचुएशन है उसमें जो बदलाव आता है, उसके बाद में जो अनेक संस्थान है, यूएनओ जैसे संस्थान है, उन्होंने क्या किया, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें शांति लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया। क्या क्या? एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया जिससे ये जो बड़े बड़े युद्ध हैं वो ना हो सके और कोई भी देश है ना वो इतना महत्वाकांक्षी नहीं हो सके कि वो दूसरे देशों पर युद्ध कर सके। समझ में आ गया? तो युद्ध के बाद में, वर्ल्ड वार 2 के बाद में कैसी सिचुएशन बनती है और यूएनओ जैसे जो संस्थान वो कैसे आते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है युद्ध जो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट एंड यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन। तो युद्ध के बाद में क्या क्या विकास होते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसके बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना होता है। और यूएनओ जैसी आपके सामने जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। समझ में आ गया? ये अगले वाला इसमें अच्छे से आया नहीं प्रिंट में, कोई बात नहीं। चलिए, यूनिट नंबर फर्स्ट समझ में आ गई। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के सिलेबस के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड का सिलेबस क्या कहता है? इसमें क्या कहता है, भारत की विदेश नीति। क्या बताता है? भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है ना, क्योंकि अब युद्ध तो हो गए, भारत भी उसके बाद में, क्योंकि लगभग आपके सामने भारत की आजादी और वर्ल्ड वार 2 लगभग आपके सामने साथ साथ होते हैं। तो भारत भी, कोई भी एक देश जब विकसित होता है ना, जब वो स्वतंत्र होता है तो वो स्वतंत्र सिर्फ कहने से नहीं होता है ना, उसके बाद में उसको अपने अलग अलग जो पड़ोसी देश हैं, आसपास के देशों के साथ भी उसको क्या, अपने संबंध बनाने होते हैं। भाई आप कोई गांव में रहने लगे, उसी से काम थोड़ी चलता है, आपको क्या है, अपने आस पड़ोस वालों से अच्छे संबंध भी बनाने होते हैं। तो वही चीज है, भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है उसके बारे में आपको यूनिट नंबर सेकंड में अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए, अगले वाले पॉइंटों की बात करें, आपके सामने समकालीन रुजगार और गुटनिरपेक्ष की नीति के बारे में आपको पढ़ना होता है। इसमें अच्छे से आया नहीं है, एक अलग से बता दूंगा। और यूएनओ सुधार व वैश्विक मुद्दों के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना होता है। समझ में आ गया? चलिए, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में थोड़ा सा करेक्शन गलत है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यूनिट नंबर फर्स्ट, जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप मैं बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के विभिन्न चरणों एवं उसके वैश्विक प्रभावों का आकलन कीजिए। जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, वो युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में एक अप्रत्याशित युद्ध देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कोल्ड वार। क्या होता है? कोल्ड वार, शीत युद्ध। और कोल्ड वार कोई वैसे युद्ध नहीं था, ये आपके सामने ये कोई आपस में जो जो एक दूसरे देश आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, सेना आपस में खड़ी है, वो गोलीबारी हो रही है, वैसा युद्ध नहीं था। ये अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आपके सामने एक राजनीतिक और कूटनीतिक युद्ध था, जिसमें एक तरफ अमेरिका की धुरी थी, दूसरी तरफ आपके सामने सोवियत संघ की धुरी थी। इस शीत युद्ध में जो विजेता कौन रहता है भाई? अमेरिका रहता है, और जो सोवियत संघ है वो अलग अलग भागों में टूट जाता है। समझ में आ गया? यह आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट का। एनालाइज द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कोल्ड वार एंड इट्स ग्लोबल इंपैक्ट। क्या करना आपको? एनालाइज करना है जो कोल्ड वार है, जो आपका कोल्ड वार हुआ, उसका क्या डिफरेंट फेज रहे, क्या उसके जो अलग अलग प्रकार के जितने भी जो फेज रहते हैं वो कितने रहे, और उसका क्या ग्लोबल, पूरी दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या पूरी दुनिया पर ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है।
समझ में आ गया। चलिए अब इसमें क्या क्या टॉपिक आपको लिख कर आने हैं, ये जो पॉइंट बता रहा हूं ना, ये पॉइंट नोट कर लो, इसी से आपको लिख कर आना है। कैसे होता है भाई आपके सामने कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, वैचारिक संघर्ष, पूंजीवाद, नवाब साम्यवाद। एक तरफ अमेरिका की पूरी जो राजनीति और विचारधारा पूंजीवाद पर टिकी हुई थी। किसके ऊपर? पूंजीवाद। अब पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद कैपिटलिज्म जिसको बोला जाता है, ये वो विचारधारा है जो किसकी बात करती है? पैसे की बात करती है। कि वो लोग जिनके पास जो पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी की पूरी समाज में पैसे वाले लोग, अमीर लोग पूरा का पूरा समाज व्यवस्था चलाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पूंजीवाद कहा जाता है। और पूंजीवाद की विचारधारा कौन रखता है? अमेरिका। समझ में आ गया। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों के विचार से प्रभावित जो सोवियत संघ है, उसकी विचारधारा होती है साम्यवाद की विचारधारा। साम्यवाद को हम समाजवाद भी बोल सकते हैं, जिसकी विचारधारा ये कहती है कि जो समाज है उसमें पूंजीवादी के बजाय समाज के प्रत्येक वर्ग का क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट होना चाहिए। यहां पर ये बिल्कुल अपोजिट बात करता है पूंजीवाद की। साफ साफ जो साम्यवाद ये कहता है कि पूंजीवाद तो बिल्कुल नहीं पनपना चाहिए, पूंजीवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, समाज का हर वर्ग आगे बढ़ना चाहिए। ये विचारधारा साम्यवाद की विचारधारा है, इसके वजह से ये कोल्ड वॉर है वो देखने को मिलता है। अब इसमें क्या बिंदु लिख कर आओगे? ट्रेमेन सिद्धांत, क्यूबा मिसाइल संकट कैसे उत्पन्न होता है, और तनाव है वो आपके सामने थैलियस का जो तनाव है वो कैसे देखने को मिलता है, ये आपके सामने जो मैं आपको बार बार कहता हूं सब हेडिंग, ये इस जो क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 3 सब हेडिंग बनानी है इसमें आपको। ट्रेमेन सिद्धांत क्या कहता है, क्यूबा मिसाइल संकट कैसे उत्पन्न होता है, और तनाव और सेसिल कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में। तो 3 इसमें सब हेडिंग बनानी है। और फिर लास्ट में आप लिख कर आओगे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। दूसरी जो मेन हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगी? इसका पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड पर प्रभाव गुट निरपेक्षता का उदय। मतलब एक दुनिया में दो होते हैं, एक तरफ अमेरिका की दूरी थी, दूसरी तरफ सोवियत संघ की। उसके अलावा एक और गुट निकल कर आता है जिसका आपके सामने संचालन कौन करता है, या उसका जो अगुवाई कौन करता है? भारत। गुट निरपेक्ष की नीति कि हम ना तो अमेरिका के साथ है, ना हम सोवियत संघ के साथ है, साहब हम किसी के साथ नहीं है, हम युद्ध को मानते भी नहीं है। एक तीसरी दूरी निकल कर आती है, गुट निरपेक्ष की दूरी उसको बोला जाता है तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रश्न करके आना है, पूरी टाइम लेन ये रहने वाली है आपकी। मुझे उम्मीद आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अगले वाला प्रश्न अपने को कहता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की संरचना, कार्य प्रणाली व भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या बताना है? जो यूएनओ है, क्या है? जो आपके सामने यूनाइटेड नेशन है, जो आपके सामने जो यूनाइटेड नेशन है, वो आपके सामने यूनाइटेड नेशन है, उसका क्या रोल है, वो कैसे काम करता है, कैसे उसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं ऐसे कह रहा हूं, ये पर्सन ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पर्सन नहीं आया है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन एंड द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में अपन देखेंगे। रोल देखें, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक जो देखो क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सभी देशों को एक बात समझ में आती है कि हमें एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जो पूरी दुनिया के देशों को एकजुट लेकर आए। तो उसी से एक यूएन चार्टर निकाला जाता है, जहां पर अलग अलग प्रकार की एक संस्था बनाई जाती है, जिसके अलग अलग खंड होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। उसमें एक प्रमुख भाग है उसकी महासभा, यूएनओ की महासभा। महासभा में पूरी दुनिया के देश बैठते हैं। कोई मुद्दा है, जैसे कोरोना का मुद्दा था, है ना, इस समय तो दुनिया में युद्ध चल रहे हैं अलग अलग, चाहे यूक्रेन रूसिया का युद्ध हो गया, चाहे इजराइल ईरान और अमेरिका का युद्ध हो गया, इस प्रकार के युद्धों पर चर्चा की जाती है। उसको क्या बोला जाता है? जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। फिर एक सुरक्षा परिषद बनती है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का काम यही होता है यूएन के अंदर कि जितने जो देश हैं वो कुछ ऐसे घातक हथियार तो नहीं बना रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बम हो गया, है ना, जिसको आने वाले जो समाज है, आने वाली जो जनरेशन उनको नुकसान पहुंच सके, या कोई बायो वॉरफेयर तो नहीं हो रहा। बायो वॉरफेयर क्या होता है? कुछ केमिकल बना दिए जाते हैं जिससे जो पूरी दुनिया को नुकसान हो सके, इस प्रकार की चीजें तो नहीं हो रही। तो ये किसका काम है? सिक्योरिटी काउंसिल का।
फिर एक होती है आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति। इसका काम होता है पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाओं को संभालना। कौन सा देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, कहां पर किस प्रकार का संकट आता है, आ सकता है, इस प्रकार की चीजों को संभालने के लिए आपके सामने आर्थिक और सामाजिक परिषद का निर्माण किया गया। एक उसकी सचिवालय सेक्रेटरी के रूप में काम करती है, सचिवालय जो इन सभी संस्थाओं को जोड़ने का काम करती है। तो ये एक यूएन चार्टर एक प्रकार से एक संशोधन मान सकते हो जो यूएन के रूप में लेकर आया, जिसमें अलग अलग प्रकार के 4 परिषद उसके बनाए गए, जिसके अलग अलग काम है, पूरी दुनिया की संस्थानों को चलाने का ये काम करती है। अब इसका काम क्या है, इस जब पर्सन को करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले संरचना बताओगे, जो मैंने आपको बता दिया ना, जो यूएन की संरचना, ये संरचना बतानी है। उसमें महासभा का क्या काम है, उसमें सुरक्षा परिषद का क्या काम है, और अन्य जो चीजें उनका क्या काम है। तो पहला तो मेन हेडलाइन ये मेन हेडिंग आपकी ये बनेगी। एक तो समझ में आ गया। और सुनो बात, एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये जो पहली हेडलाइन बनाओ ना, ये पूरा का पूरा बनाकर आ जाना ऐसा कैसा, रट लो इसको इसी तरीके से जैसा मैंने बना रखा ना, ऐसा कैसा बनाकर आना, अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आपको, ठीक है। फिर है आपके सामने कार्य प्रणाली। अगले वाली हेडिंग क्या बनाओगे, अगले वाली हेडिंग क्या बनानी है आपको, जो यूएन है उसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती है, उनका फंक्शन क्या है। तो उसकी शांति स्थापना उसका फंक्शन है, और संघर्ष समाधान तंत्र। समझ में आ गया, ये हेडिंग बनानी है, और उसके ये 2 सब हेडिंग बनाकर ये आपके सामने पॉइंट बनाकर लिख के आ जाना है। फिर अगले वाली तीसरी हेडिंग इसकी बनेगी भूमिका। मानव अधिकारों की रक्षा करना व वैश्विक विकास में योगदान देना, यह आपकी उसकी हेडिंग बनेगी। और अंत में आपको निष्कर्ष लिखकर आ जाना है। ये इस तरीके से प्रश्न को करके आना है, तब पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। भाई इन सब पॉइंटों को अच्छे से याद रख लेना आपको। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से, ताकि आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अगले वाला प्रश्न अपने को कहता है द्वितीय विश्व युद्ध। अगले वाला प्रश्न हमें कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप, जो यूरोप आपके सामने, यूरोप का पुनर्गठन कैसे होता है, किसका, जो यूरोप है उसका पुनर्गठन कैसे होता है, और वर्तमान परिदृश्य का बताइए। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो यूरोप है वो नाटो जैसी संस्था बनाता है। क्या करता है, एक नाटो जैसी आपके सामने पूरी पूरी संस्था बनाता है, और सारे के सारे जो यूरोप के देश हैं, क्यों, यूरोप के छोटे छोटे देश हैं। देखो एक बार मैं यहाँ पर पहले एक बार इंग्लिश में बता देता हूं, एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 विद द रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। पहले आपके सामने देखो एक बार यूरोप को जूम करके दिखाऊं, तो यूरोप है ना, यूरोप देखो छोटे छोटे आपके सामने, छोटे छोटे देशों में आपके सामने बटा हुआ है ना। तो यहाँ आपके सामने ये जो देश हैं, इंग्लैंड वाले देश, इन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया, या ये नाटो के मेंबर हो गए, ये जितने ये यूएन के मतलब छोटी छोटी संस्थाएं इनके द्वारा बना ली गई थी। पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ करता था। पहले आपके सामने क्या, एक वेस्टर्न ब्लॉक हुआ करता था, इधर सोवियत ब्लॉक देखने को मिलता था, बाकी बीच में कुछ देश देखने को मिलते थे। तो कैसे आपके सामने दोनों देशों के बीच में जो परिवर्तन समय के साथ देखने को मिलता है। आप इस प्रश्न को बनाकर आओगे तब आपको कौन कौन से बिंदुओं को लिख कर आना है। पहला बिंदु है युद्धोत्तर के बाद में विभाजन, बर्लिन की दीवार आर्यन करनेट का निर्माण करना, मतलब जो बर्लिन की दीवार का निर्माण किया जाता है और उसमें आर्यन करनेट होता है। आर्थिक पुनर्गठन, मार्शल लॉ लागू किया जाता है, मार्शल लॉ को आपके सामने, मार्शल प्लान को लागू किया जाता है। यूरोपीय संघ ईयू का एकीकरण व नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, मतलब नाटो जैसी बड़ी संस्थानों का निर्माण होता है। और जो इंग्लैंड है ना, वो यूओ, अब ये ईयू यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थान का निर्माण करता है। अब तो खैर इंग्लैंड बाहर आ चुके हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, अगले वाला प्रश्न हमें कहता है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का विस्तृत विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या करनी है आपको, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया, इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो जब आप इस प्रश्न को करोगे तो इसके 4 बिंदु, ये हेडिंग बनाने से पहले, ये 4 हेडिंग बनेंगी, इसकी 4 हेडिंग को बनाने से पहले ऐसा ही गोला बनाओगे सेम टू सेम, और यही 4 बिंदु इसी तरीके से लिखोगे। समझ में आ गया ना, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए पहले वाला घरेलू राजनीति, नेतृत्व और राष्ट्रहित। सबसे पहले भारत ने यह सुनिश्चित किया कि हम क्या करेंगे, अपनी जो पॉलिसी, अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको हमें कैसे रखना है।
समझ में आ गया। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमें एक चीज को ध्यान रखना है, जैसे भारत जो पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो विपक्ष है ना, विपक्ष उसने बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाए ऑपरेशन सिंदूर पे। हमारा हित उसमें क्या था, राष्ट्रीय हित जुड़ा हुआ था कि हमारे देश पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो सारा देश है वो एकजुट खड़ा हो जाएगा। इसको बोला जाता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू राजनीति, कि देश का हित सबसे बड़ा है, बाद में सारे के सारे राजनीतिक हित खड़े हैं। सबसे पहला। अगले वाला है इकोनॉमिक पॉइंट। अगले वाला क्या पॉइंट है, इकोनॉमिक पॉइंट। इकोनॉमिक पॉइंट, इकोनॉमिक पॉइंट क्या कहता है, विकास और आवश्यकता में ऊर्जा सुरक्षा करना। विकास की आवश्यकता है, हमारे देश के लिए क्या अच्छी चीज है। अगर हमारे देश के लिए बढ़िया 2 पैसे की बचत, अगर हमें रशिया से तेल खरीदने को मिल रहा है और वहां से हमारा 2 पैसा बच रहा है तो हम वहां से खरीदेंगे। अगर हमें ईरान से खरीदने से हमारे 2 पैसों की बचत हो रही है तो हम ईरान से खरीदेंगे। हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसके लिए हमने फोकस किया, और हमारी जो ऊर्जा है, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, चाहे आपके सामने हमारा जो ऊर्जा की खपत है उसको कैसे बचाना है। चलिए अगले वाला है ज्योग्राफिकल पॉइंट। हमें हमारे देश की सीमाएं और समुद्री स्थिति को सुरक्षा करनी है। सीमाओं पर हमारी जो आपके सामने नेवी और फोर्स हमारी सुरक्षा करती है, और समुद्री स्थिति पर हमारे नेवी और आपके सामने कोस्ट गार्ड है वो आपके सामने क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। समझ में आ गया। तो हमें हमारी सुरक्षाओं पर, हमारी जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करना है, कोई दूसरा देश है वो हमारी सीमाओं को नहीं लेकर चला जाए, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये ज्योग्राफिकल पॉइंट भी हमने ध्यान में रखा। चलिए अगले वाले बिंदु है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व व उपनिवेशवाद का विरोध। हमने कहा कि हम किसी देश पर आगे से आक्रमण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, हम किसी भी देश पर आगे से आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे देश पर किसी ने आक्रमण कर दिया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। समझ में आ गया। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है, गुट निरपेक्ष देश है, नाम अमेरिका के साथ है, नाम रशिया के साथ है, नाम और इजराइल के साथ है, किसी देश के साथ नहीं है। हम सब किसी के साथ नहीं, हम शांति की बात करते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं, सहअस्तित्व की बात करते हैं। और जो उपनिवेशवाद है, जो ये देश है जो एक दूसरे पर आक्रमण करके उनकी जमीन हड़पने की बात करते हैं, हम उस चीज का भी विरोध करेंगे। क्या करेंगे, हम उस चीज का भी विरोध करेंगे। ये चारों के चारों पॉइंट है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से आपको करके चले जाना है। समझ में आ गया। ये थे यूनिट नंबर 1 के सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक एक प्रश्न पहले सिलेबस कराया है, एग्जाम पैटर्न बताया है, उसके बाद में आपके सामने अब मैं बता रहा हूं आपको जितने आपके सामने जो क्या रहने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता एवं समकालीन विश्व की विश्लेषण कीजिए। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या है, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत कैसे होती है। एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। यह पूरी की पूरी दुनिया के अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है कि हम किसी एक गुट के हिस्सा है नहीं भाई, उसके बारे में आपके सामने जो पूरी की पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट लिख कर आएंगे भाई, आपको क्या क्या पॉइंट बिंदुओं को लिख कर आना है, उत्तर बनाओ तब। सबसे पहले आपकी क्यों जरूरत पड़ी गुट निरपेक्ष युद्ध की। शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के गुटों से दूरी। जब शीत युद्ध हो रहा था, जब कोल्ड वार था, जब कोल्ड वार देखने को मिल रहा था, उस समय कोई अमेरिका के साथ खड़ा था, कोई सोवियत संघ के साथ खड़ा था। हमने कहा हम किसी के साथ नहीं खड़े भाई, हमें दोनों का साथ चाहिए, है ना। समझ में आ गया। तो हमें महाशक्तियों के टकराव से गुटों से दूरी बनाई। समकालीन प्रासंगिकता, विकासशील देशों ग्लोबल साउथ की आवाज उठाना। जो दक्षिण देश है, जो पूरी दुनिया के अंदर तो दक्षिणी एशिया के देश हैं, ये जो दक्षिण एशिया के और अफ्रीका के देश हैं, ये बेचारे क्या है, डेवलपिंग देश है, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, अभी विकसित देश नहीं बने हैं। तो इन देशों का अगर वो किसी का अगर आपने साथ दे दिया, अमेरिका का दे दिया, अमेरिका का दे दिया तो रशिया नाराज हो जाएगा, रशिया का साथ दे दिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो हम किसी का साथ नहीं देंगे भाई, हमें तो विकास करना अपना, तो हम तो दोनों के साथ में रहेंगे, हमें दोनों के साथ की जरूरत पड़ती है। और हमने ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा। इंडिया किसकी आवाज बनकर उभरता है, एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर पूरी दुनिया में उभरता है। रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलर विश्व में भारत की स्वतंत्रता का रुख। और उस समय भारत ने अपने आप को, क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ ही था, और उस समय भारत ने ये एक बहुत बड़ी मजबूती से एक आपके सामने एक
अपनी आवाज उठाई और ये पूरी दुनिया में दिखाया कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का गुलाम नहीं। समझ में आ गया? तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको बनाकर आ जाने हैं। ये 3 हेडिंग बनेंगी इसकी, तीनों हेडिंग को अच्छे से बनाकर आ जाना है और पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अगले वाला यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके बारे में देखें। भारत के पड़ोसी देशों एवं प्रमुख शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस व चीन के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। भारत है, क्या है, जो भारत है, इंडिया है, उसके जो पड़ोसी देश हैं, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे रूस हो गया और चाहे चीन हो गया, तीनों के तीनों विकसित देश हैं। समझ में आ गया? तीनों के तीनों आपके सामने विकसित देश हैं, तीनों के तीनों महाशक्तियां हैं। उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं? भारत के आपके सामने जो अमेरिका के साथ धीरे धीरे संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रैफिक वार के बाद में थोड़ी बहुत खटास भी आई है। रूस के साथ, भारत के साथ बहुत प्राचीन रिश्ते हैं, स्वतंत्रता से रिश्ते हैं, और चीन के साथ खट्टे मीठे रिश्ते हैं, कभी अच्छे रहते हैं तो कभी बुरे रहते हैं। समझ में आ गया? इनके बारे में आपको बताना है। एनालाइज द इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबर्स मेजर पावर लाइक यूएसए, रशिया एंड चाइना। तो भारत के जो आपके सामने जो रिश्ते हैं वो यूएसए के साथ कैसे हैं और रशिया के साथ कैसे हैं आपके सामने, और आपके सामने चाइना के साथ कैसे हैं, सभी देशों के बारे में आपको बताना है। चलिए अब क्या क्या बिंदु बनाकर आओगे? पहला बिंदु है पड़ोसी प्रथम, सीमा विवाद व क्षेत्रीय सहयोग। हमने हमारे जो आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका हमने हमेशा सहयोग किया है। क्या क्या है उनका? हमने हमेशा क्या किया? सहयोग किया है। कैसे? चाहे नेपाल हो गया, चाहे भूटान हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया, चाहे श्रीलंका हो गया, हमने सभी देशों का साथ देने का काम किया है। अभी जो ईरान और जो अमेरिका इसराइल का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल की कमी, पेट्रोल डीजल की कमी है, भारत खुद पेट्रोल डीजल देता है। हमने सहयोग किया है, चाहे पैसे के माध्यम से, चाहे सेना के माध्यम से, हमने हमेशा उनका सहयोग किया है। पड़ोसियों को हमने प्रथम रखा है सबसे पहले। रूस व अमेरिका दोनों के साथ साझेदारी करना। भारत रशिया से S-300 खरीदता है, S-300 डिफेंस खरीदता है। वहीं अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदता है। क्या खरीदता है? अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर भी खरीदता है। तो दोनों चीजों से, फ्रांस से राफेल भी खरीदता है ना? तो हमने अपनी जो, क्योंकि हर एक देश, कोई भी एक देश है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने क्या किया है? हमने जो अलग अलग प्रकार की जो रक्षा साझेदारी है उसका निर्माण किया अलग अलग देशों के साथ। और ऊर्जा व तकनीक क्षेत्र में भी हमने सहयोग बनाया। इजराइल के साथ भी हमने जो अलग अलग प्रकार के जो तकनीकी सहयोग है उसमें हमने मदद ले रखी है। आज जो जितनी भी जो मिसाइल वगैरह बन रही है, टोर्पीडो वगैरह बन रही है, उसमें इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है, रूस का तो है ही है। चीन, अगले वाला पॉइंट है चीन के साथ। चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद है। सीमा विवाद या सीमा तनाव भी बोल सकते हैं। कैसे है भाई? अभी थोड़े ही दिन पहले आपके सामने जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर आपके सामने अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्ट के जो अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा मान बैठा है ना? लेकिन है किसका? भारत का हिस्सा। तो यही है, भारत की बहुत सी जो डोरेंट लाइन है उस पर आपके सामने काफी जो तनाव देखने को मिलता है। व्यापार संतुलन ऐसी बात है कि भारत ना बहुत सारी चीजें आयात करता है, इंपोर्ट करता है। भारत काफी ज्यादा इंपोर्ट करवाता है चाइना से। मैंने गलत बोल दिया तो भाई कर लेना, इंपोर्ट कर लेता है काफी ज्यादा चीजें। इंग्लिश में ज्यादा आता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मैं चीजों काफी ज्यादा प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो इसलिए डिसबैलेंस भी होता है। और रणनीतिक, क्योंकि दोनों देश ग्लोबल साउथ की बड़ी पावर है तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा टकराव भी। तो ये 3 बिंदु आपको बनाकर आने इस प्रश्न के अंदर, है ना? और कोशिश क्या करो, अगर आप इस तरीके से अगर बीच में बना दो तो और भी ज्यादा मजा आ जाए भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, जो यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उभरते रुझानों व प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। समय के साथ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कैसी पॉलिटिक्स है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कैसे प्रमुख मुद्दे हैं, कौन कौन से इमर्जिंग ट्रेंड है, कैसे समय के साथ जो ट्रेंड है उनमें बदलाव आ रहा है, कौन सा प्रमुख इश्यूज है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? इनके बारे में आपको पढ़ना, एनालाइज करना आपको इमर्जिंग ट्रेंड एंड मेजर इश्यूज के बारे में। कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको कौन कौन सी हेडिंग बनाकर आनी है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, जो अफ्रीका और जो साउथ एशिया के
देश हैं ये अपनी धीरे धीरे आपके सामने महाशक्तियां बन रही हैं, विकसित हो रही हैं, तो एक नई अर्थव्यवस्था देखने को मिली है। पश्चिमी राजनीति, वेस्ट एशिया, ऊर्जा सुरक्षा, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई जैसे जो देश है जिनके पास पेट्रोल व डीजल के बहुत ज्यादा भंडार है, तो ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए आज के समय जो अमेरिका, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, पूरी दुनिया पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इजराइल और इराक का युद्ध हुआ। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। अब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ गए हैं, है ना। तो ऊर्जा सुरक्षा की आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और अस्थिरता समय समय के पर देखने को मिलती है वेस्ट एशिया के अंदर। शक्तियों का ध्रुवीकरण, मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब दुनिया में शक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के पास ही नहीं रह गई हैं। चाइना, इंडिया, है ना, चाइना, भारत, है ना, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, और आपके सामने अफ्रीका भी कमजोर है लेकिन समय के साथ आगे बढ़ेगा, है ना। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, सभी देश धीरे धीरे अपने शक्तिशाली हो गए। तो एक देश के हाथों में शक्तियां नहीं, अब दुनिया में सभी देशों के पास अपनी शक्तियां। अब ईरान कितना छोटा सा देश है लेकिन अमेरिका जैसे देश को और इजराइल जैसे देश जो पूरी दुनिया में कितने शक्तिशाली, उनको घुटने पर ला दिया। समझ में आ गया। और सबसे कम टेक्नोलॉजी है ईरान के पास, फिर भी देख रहे हो उन्होंने ये कर दिया। तो आज के समय पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड के नाम से। यूनिट फर्स्ट सेकंड आपको मैंने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है भाई, ये रहा। चलिए अगले वाला प्रश्न आपके सामने, जो यूनिट नंबर थर्ड, यूनिट फर्स्ट सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, यूनिट नंबर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला है ब्रिक्स, आसियान, सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका व महत्व का मूल्यांकन कीजिए। अब आज के समय पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आपके सामने संगठन बन रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, सार्क हो गया, G20 हो गया और क्वाड संगठन हो गए। इनका क्या महत्व, क्यों बनाए जाते हैं? जैसे ब्रिक्स संगठन है, एक मिनट रुको, जैसे ब्रिक्स संगठन है तो ब्रिक्स संगठन में कौन कौन है? ब्राजील है, रशिया है, भारत है, चाइना है और दक्षिणी अफ्रीका देश है। लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30 से 40% तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन देशों के हाथों में है। सबसे बड़ी शक्तियां इन देशों के पास में है। इसीलिए जो शक्तिशाली एशियन देश, साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, है ना, उन्होंने अपनी क्या बना रखा है, आपके सामने संगठन बना रखा है। सार्क देश हो गए, G20 देश हो गए, ये सब देश क्या करते हैं, आपके सामने अपना संगठन बनाते हैं। इनका क्या फायदा होता है? आर्थिक एकीकरण, पैसे भाई को किसी दूसरे देश को जरूरत पड़ गई तो एशियन देश आपस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट की नीति का लागू हो सकती है। वैकल्पिक मंच, ब्रिक्स और आपके सामने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करता है। चुनौतियां हो गई जैसे सार्क की विफलताएं और बिस्मेटिक की उदय देखने को मिलता है। तो ऐसे आपके सामने काफी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, इनके बारे में आपको बताना है। यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में अपन देखेंगे अच्छे से। क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकताएं एवं भारत की स्थायी सदस्यता के दावों का विश्लेषण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसमें अब सुधारों की जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? अभी अमेरिका और उसका निर्माण इसीलिए हुआ था कि पूरी दुनिया में कोई एक देश इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि दूसरे देशों को तंग ना करे। हो रहा है भाई। चाइना जो आपके सामने चाइना है वो पूरे देशों पर पहले उसे व्यापार के माध्यम से पैसा देता है, फिर उनकी चीजों को हड़प लेता है। अमेरिका है वो अपनी झूठी तानाशाही दिखा रहा है ना। रशिया जैसे देश उसने यूक्रेन जैसे देश पर आक्रमण कर दिया। तो यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक कठपुतली बन के रह गया है। बड़ी शक्तियों को उसमें सुधारों की जरूरत है और भारत भी एक परमानेंट मेंबर की बात करता है, परमानेंट मेंबर बनने की बात करता है। समझ में आ गया? तो उसका दावा कितना सही है उसके बारे में भी आपको बताना है। एनालाइज द नीड ऑफ यूएन रिफॉर्म्स एंड इंडिया क्लेम फॉर द परमानेंट मेंबरशिप। एनालाइज करना है कैसे नीड है यूएन रिफॉर्म्स की और इंडिया जो क्लेम कर रहा है परमानेंट मेंबरशिप की, उसके बारे में भी आपको बताना है। क्या करना है? उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। चलिए कौन कौन से बिंदु लिखने हैं? सुधारों की आवश्यकता, वीटो पावर, एन असंतुलन और P5 का एकीकरण। क्या करना आपको? सुधारों की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है? सुधार की आवश्यकता है। वीटो पावर है, ये देश क्या करते हैं, कोई भी एक दूसरा देश है, जैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद पर कोई फैसला है तो चाइना तुरंत वीटो दबा देगा, क्यों? उसका सहयोगी देश है। P5 का पूरी दुनिया पे पावर 5 हो गया, उनका एकीकरण देखने को मिलता है, उसका एकाधिकार से छुटकारा मिलना चाहिए। भारत को जो दावा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शांति सेना में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए भारत को भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। वैश्विक संस्थानों व छिपी हुई शक्ति तंत्रों का भी प्रभाव देखने को
चलिए भाई, अब यूनिट नंबर जो थर्ड है, उस जो यूनिट नंबर थर्ड का जो तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अगले वाला प्रश्न है, मानव अधिकार एवं पर्यावरणीय मुद्दों के समकालीन वैश्विक राजनीति व महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का आपके सामने जो मानव अधिकार के जितने भी जो आपके सामने जो नियम होते हैं और जो पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको वैश्विक राजनीति से संबंधित दुनिया पर आपके सामने इनका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव अधिकारों के जितने भी जो नियम होते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है मानवीय हस्तक्षेप। जो मनुष्य है, जो ह्यूमन और संप्रभुता के बीच में जो तनाव होता है, मनुष्य वो कैसे आपके सामने क्या करता है भाई, एक दूसरे को जो कंट्रोल में कर लिया जाता है उसके बारे में और बताना आपको। संप्रभुता के बीच में जो तनाव है, जो आपस में जैसे कि भारत और चाइना के बीच में अक्सर जो चलता रहता है, जो सीमा से संबंधित जो विवाद होता है वो हो गया, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का विवाद हो गया, चाहे आपके सामने ताइवान और चाइना के बीच में जो विवाद हो गया, ये सभी जो आपके सामने मानव हस्तक्षेप के मुद्दे होते हैं। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, परमाणु प्रसार व व्यापारिक मुद्दों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो परमाणु प्रसार है, कौन सा प्रश्न आपके सामने, जो परमाणु प्रसार है उसके बारे में और जो वैश्विक मुद्दे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड द ट्रेड इश्यूज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस।